अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की थी डेटा स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि डेटा क्या होता है। तो मैंने कहा था कि कोई फैक्ट्स एंड फिगर या रॉ किस्म की, यानी जिन पर पहले प्रोसेस ने होगा पड़ा हो, कहीं से हम कहीं से उठाए हों या कहीं से कलेक्ट किए हों, जैसे कि अली 821 वगैरह वगैरह, शाजिया 833 वगैरह। तो रॉ से मुराद वो फैक्ट्स होते हैं जो प्रोसेस नहीं होते। तो ये हमारा डेटा और रॉ की डेफिनेशन होगी। उसके बाद हमने कहा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर से मुराद हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि ये मैंने आपको एक टेबल बनाया, इसी तरह एक मकान का स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह बाकी चीज़ों का भी स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर दो अल्फाज से मिलकर बना है। डेटा और स्ट्रक्चर दोनों की डिफिनेशन बता दिया। अगर डेटा स्ट्रक्चर में अगर डेटा डाल दिया था तो डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे एक खाली टेबल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें अगर मैं ऊपर वाला डेटा डालूँ अली और शाजिया का, तो एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों चाहिए थे। तो हमने बताया था कि अगर डाटा हम सही तरीके से अगर इनपुट करें तो हमें उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल सकती है। ठीक है। और अच्छे, अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर आपके इस एरा में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अच्छे हार्डवेयर के साथ साथ आप लोगों के पास अच्छे सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो उनको हम कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को हम अच्छे तरीके से डेटा स्ट्रक्चर की मदद से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मांगते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते। इनफाइनाइट रिसोर्सेज आप कभी भी नहीं दे सकते। ठीक है। तो उसके लिए यही होता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके उन जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, ताकि हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो डेटा का ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि डेटा आसानी से ना सिर्फ सर्च हो सके बल्कि प्रोसेस भी हो सके, और उसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी हो तो वो हो सके। ठीक है। उसके बाद आपने कहा था कि हम किसी कम्प्लेक्स प्रोग्राम को सेकंड में अगर करना चाहें तो हम कोई अच्छा सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है जो सेकंडों में एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम को रन कर देगा। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बुरा प्रोग्राम कौन सा होगा जो कि एक छोटे से प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में ले जाए। ठीक है। तो ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी ये है कि हम कितना कम टाइम यूज़ करें और कम से कम रिसोर्स यूज़ करें हम। ठीक है। तो ये हमारी एफिशिएंसी हो गई है। ठीक है। तो इसको मैयर करने का तरीका है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब कितना वो टाइम ले रहा है और कितना वो रिसोर्स यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो ये मैं पिछली वीडियोस में डिटेल्स बता चुका हूँ। ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अब डेटा स्ट्रक्चर में कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन ज़रूरी हैं, फंक्शनैलिटी कौन सी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है। ठीक है। जो कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको ये बता देता हूँ, फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि हमें कौन कौन से फंक्शन चाहिए, कौन कौन से काम हम कराना चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, टाइम हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है या रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है तो आपको उनको बेटर यूटिलाइज करेंगे, नहीं तो हम टाइम, अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है लेकिन टाइम है तो हम कुछ और एल्गोरिथम यूज़ करेंगे ताकि हम उनको अच्छी तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करें। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम दोनों चीज़ें बचाएँ। ठीक है। तो हम इसके साथ साथ देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल में हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी बचा सकता है और हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज भी बचा सकता है। ठीक है। तो अब आप सवाल करेंगे कि इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो कोई डेटा स्ट्रक्चर का कोई इस तरह नहीं होता कि कभी वो परफेक्ट हो, बल्कि हमें उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं। ठीक है। खामियां को हम उनकी कॉस्ट कहते हैं और खूबियों को उनके बेनिफिट कहते हैं। ठीक है। तो हर डेटा स्ट्रक्चर दूसरी चीज़ में कभी यानी नहीं यानी कभी फिट नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है। डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए आपको एक चाहिए डिस्क स्पेस या कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, इन शॉर्ट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए टाइम, जो कि आपको टाइम लगेगा। ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्किल्स, अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, मैं इसमें प्रोग्रामिंग को बहुत कम कवर करूँगा। ठीक है। ठीक है। आप उस प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो
हमारे गोल्स हमने डिटरमिन किए थे लास्ट वीडियो में कि हम सबसे पहले हर डेटा स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स, उसके और उसकी कॉस्ट पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बहुत जो कॉमनली यूज़ होने वाले डेटा स्ट्रक्चर हैं उन पर बात करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर किसी सिनेरियो में कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें तो उस पर हमारी कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम जानना चाहते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसमें आपने कोई इतना ज़्यादा हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि बड़े आराम से। उसके बाद मैंने आपको कुछ कंटेंट्स बताए थे जो कि आप इस वीडियो को पास करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हमारा जो पहला डेटा स्ट्रक्चर को है अरेज। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर से मुराद एक लाइन में आने वाली चीज़ों को डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये चीज़ डेफिनेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या कुछ है। बहरहाल डेटा स्ट्रक्चर पर तो मैं बात कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अरे होती क्या है? अरे एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा एक सीक्वेंस में, जैसे ये 1 2 3 4 इस हिसाब से स्टोर होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मतलब हम इस तरह करते हैं कि अपने प्रोग्राम में 5 इंटीजर वैल्यूज़ या कुछ कोई और वैल्यूज़ या कोई स्ट्रिंग वगैरह स्टोर करना है, लेकिन हम इसकी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स। 5 इंटीजर हम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक ये है कि हम उनको मैजिक नंबर्स यानी नंबर्स शो करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उससे मल्टीप्लाई जिस तरीके से यूज़ करना वहाँ हम प्रिंट कर दें, मतलब सी आउट 1 वगैरह इस तरीके से हम करके प्रिंट कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम उन चीज़ों को वेरिएबल्स में स्टोर करें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे वेरिएबल्स कितने चाहिए होंगे, तो हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, मतलब A B C D E। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक कोड बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को साथ साथ थोड़ा सा बहुत हाईलाइटर से या पेन से समझाता जाता हूँ। ये हमारे 5 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो A B C D E 5 लाइनें होंगी। ठीक है, उसके उनके साथ हमने इंटीजर भी अलग से डिफाइन करना पड़ा है। ठीक है, उसके अलावा भी बड़ी तरीके से एक ही लाइन में इंट A B C D E वगैरह हो। ठीक है, तो हम उनको यूज़ कर लें। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम इस तरह कर सकते हैं कि अब हम बारी आ गई है इनकी वैल्यूज़ की। तो ये होगी 5 और, तो ये कितने हो गए जनाब, ये हो गए 5 + 10, यानी हमने इनको करने के लिए हमने तकरीबन 10 लाइनें यूज़ कर ली हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम की 5 वेरिएबल्स की और 5 वैल्यूज़ उसमें स्टोर की हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये काफ़ी मैसी किस्म का हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, यानी हमने 5 लाइनें पूरी ज़ाया कर दी हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या करें, सवाल यह है कि हम क्या करें, इसका हमारे पास क्या सलूशन है। तो इसका सलूशन ये है कि हम इसको कर दें कि इसमें वैल्यूज़ को एक अरे में स्टोर कर दें। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये एक अरे है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अरे जैसे कि आपको एक अरे शो की है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ हमारी स्टोर हैं 1 2 3 4 5। ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ मैं अरेज के बारे में बता दूँ कि अरेज एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, तो अरेज में जो भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो ये एक किस्म की एक सीक्वेंस में होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर स्टोर होती है, मतलब इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 1 से नहीं स्टार्ट होता। ये इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन की बात है जो कि मैं आपको बाद में कहीं समझाऊंगा, बल्कि मैंने C++ की प्रोग्रामिंग में शायद आपको ये चीज़ समझाई नहीं हो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 इंडेक्स हमने यूज़ किए जो 0 से 4 तक गए हैं, उनमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, और अब बात करते हैं कि इसका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस अरे हमारी एक्स है, और एक्स की 0 इंडेक्स पे हमारा पड़ा है 1, एक्स के 1 इंडेक्स पे पड़ा है हमारा 2, एक्स के 2 इंडेक्स पे हमारा पड़ा है 3, एक्स के 3 इंडेक्स पे पड़ा है हमारा 4, और एक्स के 4 इंडेक्स पे पड़ा है हमारा 5। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अरेज की। ठीक है, तो
लास्ट लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक शॉर्ट सा बताया था, अब इसमें बताता हूँ कि अरेज क्या होती है। अरेज मेमोरी सेल होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। कंप्यूटर की मेमोरी जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि आप लोग पढ़ते आए हो कि इस तरीके से सेल बने होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के, जो कि मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये कंप्यूटर मेमोरी आपकी इस तरह सेल्स में होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि इस तरह सेल्स में बनी होती है कंप्यूटर की जो फिजिकल मेमोरी है, ठीक है। तो इन सेल्स को हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम को एफिशिएंटली मेमोरी को यूटिलाइज़ करते हैं। हर मेमोरी एड्रेस का, यानी ये जो छोटा ब्लॉक है इसको मेमोरी का एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें डाटा स्टोर करते हैं और जो लोकेशन पे स्टोर होता है उसको हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग इसके लिए अरे एक मेमोरी अरे भी हमारी मेमोरी सेल की एक कलेक्शन होती है, लेकिन इसमें इसके और नॉर्मल मेमोरी में फ़र्क यह है कि नॉर्मल मेमोरी में हम हर किस्म का डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन अरे में हम एक किस्म का डाटा स्टोर करेंगे। जैसे अगर हमने अरे लिया इंटीजर की तो इंटीजर की होगी, ठीक है। अगर हमने डबल स्टोर करना है तो हमें डबल की अलग से अरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हमें फ्लोट की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम सी प्लस प्लस में अरे सी प्लस प्लस या किसी प्रोग्राम में अरे को कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका अरे करने का, डिक्लेयर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इस तरह करते हैं कि इसमें इंटीजर x इंटू सिक्स, सिक्स बताएगा कि इसमें कितने इंडेक्स हैं, 6 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से लेकर 5 तक 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स हो गए, ठीक है। तो अरे हमेशा एक फिक्स साइज़ की होती है, ठीक है। शायद मैंने नेक्स्ट में बताया होगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बता दूँगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से बताते हैं कि हमारे कितने इंडेक्स होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे सेम डेटा टाइप होती हैं, जैसे यहाँ इंटीजर वगैरह मैंने शो किया, ठीक है। सेम डेटा टाइप होंगी और उनका एक नाम होगा, जैसे अरे का एक नाम है एक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके 6 सेल हैं, 6 सेल हैं इसके, ठीक है। और इन सेल्स के नंबर हैं 0 1 2 3 4 5, जिनको हम इनका इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम इनको एक्सेस कैसे करते हैं, हम सबसे पहले हम इनको एक्सेस करने के लिए अरे का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अरे का नाम एक्स हो गया, और जिस इंडेक्स का हम वैल्यू या सेल के वैल्यू हम एक्सेस करना चाहते हैं उस सेल की वैल्यू का हम नाम लिखते हैं 0। x0 हम प्रेस करेंगे तो हमें x0 में जो भी वैल्यू हुई हम वो शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम x0 से x0 से हमें ये शो होगा, ठीक है। और x1 से हमें ये वैल्यू शो होगी, x2 से हमें ये वैल्यू शो होगी, x3 से हमें वो अरे के x अरे का जो चौथे इंडेक्स पे यानी x3 जो उसका इंडेक्स का नाम है उसकी वैल्यूज हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद x4 है और इसके बाद x5 है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ अरेज की लेआउट क्या होती है। अरेज के जो सेल हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में लगातार होते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर की मेमोरी भी एक अरे होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरे की साइज़ की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अरे का एक फिक्स साइज़ होता है, मतलब हमें पहले बताना पड़ता है कि जी कि हमारी अरे कितने की होगी, इंट x5, यानी पहले हमें डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है और साथ हमें इसकी वैल्यू भी बतानी पड़ती है कि इसमें हमारे क्या क्या कुछ होगा, ठीक है। तो हमें पहले एक फिक्स साइज़ की होती है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम इनिशियलाइज़ कर होते हैं किसी अरे को तो हम उससे अरे का साइज़ बताते हैं, जैसे 5 वगैरह, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक अरे बताई है, ठीक है। तो उसका मैंने आपको वैल्यूज शो कर दी है, ठीक है। मतलब अरे हमने 2 एलिमेंट्स की शो करनी है, तो यहाँ मैंने अरे का वेरिएबल ने यूज़ किया है फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है। तो हम पहले बता देते हैं कि अरे का जो भी नाम हुआ है, मतलब जो भी वेरिएबल हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमने कह दिया कि जी उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, तो हम अरे के हमारी जो साइज़ है उसका 2 है, ठीक है। और हमारी जो कंप्यूटर की जो बड़ी सी मेमोरी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे खाने हैं, ठीक है, 0 1 वगैरह। तो हमारे ये जो खाने हैं ये हमारे 2 खाने रिज़र्व हो जाएंगे, बाकी मेमोरी कंप्यूटर यूज़ करता रहेगा, ठीक है। ये वाला खाने कंप्यूटर यूज़ करता रहेगा,
ठीक है। इसी तरीके से ये 0 और 1, अभी इसमें हमने वैल्यू स्टोर नहीं की। अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो इन अरे 0 में हमारी यानी 0 इंडेक्स पर हमारी जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1 जो स्टोर कर देते हैं, और ये अरे 1 या इंडेक्स 1 जो है अरे का, उसमें हम 2 स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी 0 और 1 कंप्यूटर की मेमोरी में यहाँ ये चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें मैं आपको डेटा शो कर देता हूँ। इसमें हमारा 1 शो होगा, ठीक है, और इसमें हमारा 2 स्टोर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिक्स साइज़ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम 5 की मेमोरी अरे इनिशियलाइज करें तो इसके लिए हमारे मेमोरी में 5 ब्लॉक यूज़ हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें कितने ब्लॉक यूज़ करने चाहिए और कितने ब्लॉक नहीं यूज़ करने चाहिए, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें कितने मेमोरी ब्लॉक्स चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें 2 की जगह चाहिए तो हमें 5 एलोकेट नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर हम 5 करेंगे तो 2 ब्लॉक हमारे यूटिलाइज होंगे, x0 और x1, और बाकी जो ब्लॉक्स हैं मतलब x2, x3, x4 वो हमारे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अंदर हमारा डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही कर दिया, इसमें कोई ये वैसे मैंने शो कर दिया, यहाँ कोई डेटा स्टोर नहीं है, ये हमारे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि और ये मेमोरी हमारी प्रोग्राम को लोकेट तो हो जाएगी लेकिन यूज़ नहीं होगा, और ये हमारे कंप्यूटर से हमारा प्रोग्राम रिसोर्स ले लेगा और हमारे किसी काम के नहीं होंगे। ठीक है, तो जितनी आपको मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी लें, उससे ज़्यादा ना लें। ठीक है, वरना आपका प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो हमारा ब्लॉक्स हैं किसी और प्रोसेस को नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ी सी अरेज की बात कर सकते हैं। अरेज की 2 टाइप्स होती हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक डायनामिक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शायद उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारा टॉपिक 2 है। ठीक है, या ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस बनेगी, ठीक है, वो हमारी इस तरीके से नहीं बनेगी, बल्कि वो हमारी वीडियोस जो अरेज पर बनेगी वो 2.1, ठीक है, 2.2 और इस हिसाब से बनेगी। ठीक है, हम यानी इस टॉपिक पर जब भी नई वीडियो डालेंगे तो हम इस इंडेक्स से डालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें कुछ हमारी मतलब हो जाएंगी कि एक हो जाएगी हमारी फिक्स्ड एरे का एक टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा डायनामिक का हो जाएगा, और तीसरा कोई कोडिंग का या कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल दी है। इस तरीके से हमारे टॉपिक चला करेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। और हम 3 पर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी लिस्ट हुआ जो भी हुआ हम उस पर करेंगे। इसके जो प्रोज का जो कुछ भी है हम इस टॉपिक के अंदर आकर कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारे चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।